हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अब बचा है डीवी और मेडिकल। कुछ बच्चों को उम्मीदें हैं, कुछ की उम्मीदें टूट चुकी हैं, कुछ बिल्कुल 0.25 0.10 मार्क्स से रहे हैं। उनका पूछना ये है कि क्या हमारा वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो सकता है। कुछ बच्चों का पूछना ये है कि डीवी को कैसे क्लियर किया जाए, और मेडिकल में उनको कुछ इशू हैं, वो आज सभी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। ये 3-4 टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहेगी, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट कितने तक क्लियर होने के चांसेस रहते हैं जो पुराने हमने रिकॉर्ड देखे हैं उसके अनुसार। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि वेटिंग लिस्ट का क्लियर होने के चांसेस रहते हैं 2 से 3 महीनों के बीच में, क्योंकि हर साल अब वैकेंसी आ रही है तो लंबे समय तक आप इसका इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि कितने पॉइंट तक ये क्लियर हो सकता है। जैसे कि एएलपी में होता है मेडिकल 6/6 कैटेगरी का, जहां पर 10 में से 3 से 4 बच्चे उस मेडिकल कैटेगरी को क्लियर नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पर टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए जो मेडिकल कैटेगरी होती है वो B2, B1, C1 और A3 वाले एलिजिबल होते हैं, जिसमें लगभग सभी बच्चे जिनको चश्मा भी चढ़ा होता है उनका भी विजन अगर 6/9 6/12 होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्या होना चाहिए वो पूरी बात करने वाला हूँ, उनका मेडिकल ज़्यादा रुकता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अगर किसी बच्चे को दिक्कत है उसका बेशक आपका मेडिकल रुक जाएगा और उसी की वजह से आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर होती है। तो जो मुझे लगता है और पिछला जो रिकॉर्ड कहता है कि अगर आपके 0.2 या 0.30 तक वेटिंग है तो आपकी उम्मीदें रहेंगी और आपके होने के चांसेस रहेंगे। 0.5 आधे नंबर तक भी आप चांस रख सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा अगर आपका वेटिंग में रहा है, मार्क्स थोड़े से ज़्यादा डिफरेंस रहा है कट ऑफ से, तो आप उम्मीद मत रखिए, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और इस समय पे जहाँ पर आप बिल्कुल चूक जाते हैं थोड़े थोड़े नंबरों से, ये मैं आपको बता दूं कि आप अपने आप को बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल रिग्रेट फील मत कीजिए। आप सिलेक्शन मटेरियल हैं और आपका सिलेक्शन होगा, आज नहीं, अभी नहीं तो अगले साल, इस 2026 में अगले मंथ वैकेंसी आने वाली है उसमें होगा। आप अपने आप को इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए और जो जहाँ पर आपको लगा, वैसे तो कमियां रही नहीं है, आप बिल्कुल कट ऑफ के आसपास रहे हैं, पर आपको फिर भी कहीं लगता है कि यहाँ पर थोड़ी कमी रह गई थी, तो उसको आप इम्प्रूव अभी से कीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने वाली है उनको अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने चाहिए। सबसे पहला रहता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में इशू आता है बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने अपडेट नहीं कराया है अभी तक, फ़ोटो वगैरह ढंग से, सिग्नेचर वगैरह और जो थंब इम्प्रेशन है उनको अपडेट करवा के अभी से रख लीजिए। उस समय आपको भागदौड़ होगी और आपको समय भी नहीं मिलेगा। जिस बेस पे आपने इस फॉर्म को भरा था, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड वाले और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड वाले, 10th, 12th, ग्रेजुएशन के सभी मार्कशीट और ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए और वहाँ पर आपको पेश करनी है। 10th की मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है और उसका पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है। आधार कार्ड के साथ में एक और आइडेंटिटी प्रूफ, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटिंग कार्ड, या इसके अलावा जो आपके पास में आइडेंटिटी प्रूफ है उसको भी लेके जाइएगा ओरिजिनल। आपके अभी के या आपने एप्लीकेशन के जिसमें जो फोटो लगाया था उसके 15 से 20 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी, एनसीएल वाले और ईबीसी वाले जब से आपने फॉर्म भरा है और जब तक आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जितने भी सेशन उनके अंदर आए हैं, सबके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। SC ST वालों का चल जाता है पुराना भी, पर वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ऐसे ही OBC और EWS वालों का, जिन्होंने 250 रुपये का फ़ायदा उठाया है EBC में इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी का यूज़ करते हुए, वो अपना वो सर्टिफिकेट भी लेके जाइएगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। बात करता हूँ पुलिस वेरिफिकेशन की, तो आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसमें 15 से 20 दिन लगते हैं, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है। तो आपको जब ज्वाइनिंग के समय वो पेश करना होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपसे मांगा जा सकता है, तो वो आप अभी से अप्लाई करके रखेंगे तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा। समय पे भागदौड़ करना जरूरी नहीं होगा। आपका जो डोमिसाइल रेजिडेंशियल प्रूफ है उसको भी बनवा लीजिए और अपने पास रखिए। कोई गलती आपने फॉर्म में भरते समय या आपकी मार्कशीट के अंदर या आपकी सेमेस्टर शीट के अंदर या कैसी भी आपके पास में कोई गलती हो गई है तो उसका एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। शायद आपका काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उस एफिडेविट से चल जाए। ये थे मोस्टली डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिएगे डीवी के अंदर और जिनको आपको अभी से बनवा लेना चाहिए। अगर कुछ छूट गया है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मुझे ध्यान आया तो मैं उसको पिन कमेंट में कर दूंगा।
अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है, बड़ा ही आसान सा मेडिकल होगा। A3 स्टैंडर्ड मैक्सिमम जो चाहिए होता है वो रिक्वायरमेंट रहती है, फिर B1, B2 और C1 कैटेगरी के लिए होता है। अब ये आपका कौन सा स्टैंडर्ड होगा आप अपने नोटिफिकेशन में देखिएगा, आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी उसके आगे वो मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा होता है और आपको केवल वही पार करना है। और मैं भी बता देता हूँ, जिन कैटेगरीज के लिए A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वो चश्मे के बिना और चश्मे के साथ 6/9 6/9 उनका आई विजन होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस आपकी 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। को कलर विजन टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मैसोपिक विजन। जिन कैटेगरीज के लिए B2 मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उनमें भी चश्मे की पावर आपकी 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी एक आंख का विजन 6/9 मिनिमम होना ही चाहिए और दूसरी आपकी 6/12 चल जाएगी। अगर आपको कलर विजन डिफेक्ट भी है तो भी इस B2 कैटेगरी के अंदर आप फिट माने जाएंगे। अब बात करते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड जिन कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट रहती है उनमें आंखों की पावर के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया, बस आपकी एक आंख की आइज की पावर 6/12 और दूसरे की 6/18 तक चल जाएगी। और इसके अंदर आपको ना ही बायोनोकुलर, ना ही मायोपिया, ना ही नाइट विजन टेस्ट और ना ही कलर विजन टेस्ट पास करने की आवश्यकता है। बस आपकी एक आंख 6/12 और एक 6/18 तक होनी चाहिए, आप इस टेस्ट को पास कर देंगे और यकीन मानिए आपका मेडिकल बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। आप बस चिंता मत कीजिएगा, आपकी हार्ट बीट्स वगैरह BP वगैरह मत बढ़ा लीजिएगा, आप बिल्कुल आराम से जाइएगा। आपको खाली पेट जाना है जब मेडिकल कराने जाना है, क्योंकि सबसे पहले आपका खाली पेट शुगर टेस्ट होगा और उसके बाद खाने के बाद आपका शुगर टेस्ट होगा। अगर आपकी कोई और डाउट रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आपके कमेंट का आंसर या तो कमेंट्स में ही मिल जाएगा या उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपका सिलेक्शन कहाँ से हुआ है आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।